नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 9 हिंदी की किताब गंगा का पाठ नंबर 10 भारती जय विजय करे। तो दोस्तों, इसके अंदर हमारी एक बहुत ही प्यारी सी कविता दी हुई है जिसको अभी पढ़ेंगे समझेंगे। लेकिन आइए उससे पहले इस कविता के जो लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, इनके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जो जन्म है वो साल 1899 में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? बंगाल के महिसादल नाम की एक जगह पर हुआ है। वे मूलतः गड़ाकोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के निवासी थे। ये कहाँ के निवासी थे? उत्तर प्रदेश में उन्नाव के अंदर पड़ता है गड़ाकोला, उसके ये निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। निराला जी की जो औपचारिक शिक्षा है वो इन्होंने 9वीं तक कहाँ करी है? महिसादल में ही करी है। मतलब इन्होंने 9वीं तक ही पढ़ाई करी है। और कहाँ करी है? महिसादल में ही करी है। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित करा। उन्होंने स्वाध्याय का मतलब क्या होता है? खुद से पढ़कर। मतलब इन्होंने खुद से पढ़कर संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी इन तीनों के ज्ञान को अर्जित करा है। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं, तो यहाँ पर इनकी कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं के नाम दिए हैं, जो कि है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। इसके अलावा उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला रचनावली के 8 खंड यानी कि 8 हिस्सों में इनकी जो पूरी रचना है ना, सारी जो रचनाएं हैं वो सब उसमें प्रकाशित हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की सरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। इनकी रचनाओं में हमें दर्शन, विद्रोह, क्रांति, प्रेम और प्रकृति इन सब का चित्र देखने को मिलता है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। छायावादी रचनाकार किनको बोलते हैं? जो कि प्रेम पर, प्रकृति पर, इन पे कविताएं लिखते हैं। तो उसमें ये कह रहे हैं कि जो छायावादी रचनाकार हैं उनमें सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग इन्होंने ही करा था। मुक्त छंद मतलब क्या होता है? बिना किसी निश्चित तुक और बंधन वाली कविता। उपेक्षितों और पीड़ितों के प्रति उनकी कविताओं में गहरी सहानुभूति मिलती है। उपेक्षितों किनको बोलते हैं? उन लोगों को बोलते हैं जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता। तो जो ऐसे लोग हैं यानी कि जो उपेक्षित हैं, और जो पीड़ित यानी जो परेशान लोग हैं, इनकी कविताओं में हमें उनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सहानुभूति देखने को मिलती है। निराला का निधन सन 1961 में हुआ। निराला जी का जो निधन है वो साल 1961 में हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अब इस कविता को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। भारती जय विजय करे। भारती शब्द का अर्थ क्या होता है? भारत माता। जय का मतलब होता है सफलता। विजय करे यानी जीत प्राप्त करे। अर्थ क्या है इस पंक्ति का? कि बच्चों, यहाँ कवि सबसे पहले तो भारत माता को प्रणाम करते हैं, ठीक है। और अब वे प्रार्थना कर रहे हैं। क्या प्रार्थना कर रहे हैं? कि हमारा जो देश है भारत, ये हमेशा विजय प्राप्त करे, प्रगति करे और संसार में सम्मान पाए। भारत हर क्षेत्र में आगे बढ़े और उसका गौरव बढ़ता रहे।
ये अर्थ है। अच्छा, इसका भाव लिख सकते हो ऐसे कि कवि के हृदय में अपने देश के प्रति गहरा प्रेम है। वह चाहता है कि भारत शक्तिशाली, समृद्ध और सम्मानित राष्ट्र बने। यह पंक्ति देशभक्ति की भावना से भरी है। कनक सस्य कमल धरे। कनक मतलब होता है सोना, सस्य फसल, कमल कमल का फूल, कमल धरे यानी कमल का फूल धारण करने वाली। अर्थ क्या है कि कवि कहते हैं कि भारत माता सोने जैसी चमकती हुई फसलों और सुंदर कमलों से सजी हैं, सुसज्जित हैं। भारत की धरती इतनी उपजाऊ है कि यहाँ भरपूर अन्न पैदा होता है और प्रकृति ने इसे सुंदर फूलों से सजाया है। भाव में आप लिख सकते हो, इन पंक्तियों में भारत की समृद्धि, कृषि संपन्नता और प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन किया गया है। कवि भारत को एक सुंदर और समृद्ध माता के रूप में दिखता है। लंका पदतल सदतल। लंका का अर्थ है श्रीलंका। पदतल चरणों के नीचे, सत दल 100 पंखुड़ियों वाला कमल। अर्थ क्या है दोस्तों कि कवि कल्पना करता है कि भारत माता के चरणों के नीचे लंका स्थित जो लंका स्थित है वह एक सुंदर कमल की तरह दिखाई देती है। कवि जो हैं वो लंका को कैसे सुंदर कमल के रूप में देख रहे हैं। भारत माता का स्वरूप इतना विशाल माना यहाँ पे गया है कि उनके चरणों के पास लंका स्थित है। भाव में आप क्या लिख सकते हो कि कवि भारत की विशालता और गौरव को दर्शाना चाहते हैं। भारत की देवी के रूप में चित्रित करके, भारत को देवी के रूप में चित्रित करके उसके प्रति श्रद्धा जो है कवि व्यक्त कर रहे हैं। गर्ज तौमी सागर जल। गर्जी तौमी, गर्जित का मतलब क्या होता है? गर्जना करता हुआ। उर्मी लहरें, सागर यानी समंदर, जल यानी कि पानी। अर्थ क्या है दोस्तों? भारत की चारों ओर फैला समंदर अपनी विशाल लहरों के साथ गर्जना करता है। उसकी लहरें लगातार उठती और उनकी ध्वनि दूर दूर तक सुनाई देती हैं। भाव क्या यहाँ पे लिख सकते हो कि कवि समुद्र की विशालता और शक्ति का चित्रण करता है। इससे भारत की महानता का प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। धोता सूची चरण युगल। धोता मतलब क्या है? साफ करता है। सूची यानी कि पवित्र, चरण का मतलब होता है पैर, और युगल यानी कि 2। अर्थ क्या हो गया? समंदर की लहरें भारत माता के दोनों पवित्र पैरों को, पवित्र चरणों को धो रही हैं। ऐसा लगता है मानो समंदर स्वयं श्रद्धा और भक्ति के साथ भारत माता की सेवा कर रहा हो। तो इसका भाव क्या लिख सकते हो? इसका भाव लिख सकते हो, कवि भारत माता की महानता और पवित्रता को दर्शाना चाहता है। समुंदर को एक भक्त के रूप में चित्रित करके भारत के प्रति सम्मान की भावना व्यक्त की गई है। सत्व कर बहुअर्थ भरे। सत्व का मतलब क्या होता है? स्तुति। बहु मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। अर्थ मतलब भाव या मतलब, और भरे यानी भरे हुए। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? समंदर अपनी गर्जना करती हुई लहरों के माध्यम से भारत माता की स्तुति कर रहा है। उसकी ध्वनि में अनेक प्रकार के भाव और संदेश छिपे हुए हैं। इसके भाव में क्या लिख सकते हो? कवि बताना चाहते हैं कि प्रकृति का प्रत्येक तत्व भारत की महानता का गुणगान करता है। यह भारत के गौरव और महिमा का प्रतीक है। तरु तण वन लता वसन। तरु मतलब होता है दोस्तों वृक्ष, तण मतलब होता है घास, वन यानी कि जंगल, लता मतलब बेल
और वसन का मतलब क्या होता है? वस्त्र, कपड़े, ठीक है ना। अर्थ क्या हो गया कि भारत माता ने वृक्ष, घासों, जंगलों और लताओं को अपने वस्त्रों के रूप में धारण कर रखा है। चारों ओर फैली हुई जो ये हरियाली है, ये उनके परिधान जैसी दिखाई देती है। भाव में क्या लिख सकते हो? कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और हरियाली का अत्यंत सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। भारत की धरती जीवन और प्रकृति से भरपूर है। गंगा, अरे रुको, ये भी तो है। अंचल में खंचित सुमन, अंचल में खंचित, अंचल का मतलब क्या होता है? आंचल। खचित का मतलब क्या होता है? जड़े हुए सुमन यानी कि फूल। अर्थ क्या है दोस्तों? भारत माता के आंचल में रंग बिरंगे और सुंदर फूल जड़े हुए हैं। यह फूल उनकी शोभा को और अधिक बढ़ाते हैं। भाव में आप लिख सकते हो कि कवि भारत की प्राकृतिक सुंदरता और जो हर तरफ ये जो हरा भरा वातावरण है, मन को हर लेने वाला मनोहरी वातावरण है, उसका चित्रण करते हैं। ठीक है। फूल भारत की कोमलता और सौंदर्य के प्रतीक हैं। गंगा ज्योतिर्जल कण, गंगा, गंगा मतलब क्या? गंगा नदी। ज्योति मतलब प्रकाश, जल का मतलब पानी और कण का मतलब क्या है? बूंद। अर्थ क्या है दोस्तों? गंगा नदी का जल इतना स्वस्थ और निर्मल है कि उसकी बूंदें जो हैं वो प्रकाश की तरह, मोती की तरह चमकती हैं। प्रकाश, जैसे मोती पे प्रकाश डाल तो मोती चमकता ना, तो वैसे ही जब प्रकाश गंगा की बूंदों पर पड़ता है तो वो भी चमकती हैं। मतलब यही है कि भाई गंगा नदी की जल की जो बूंदें हैं वो प्रकाश की तरह चमकती हैं, वे मोतियों के समान सुंदर दिखाई देती हैं। तो भाव यहाँ पे क्या लिख सकते हो कि कवि जो हैं वो गंगा की पवित्रता, निर्मलता और भारत की सांस्कृतिक महत्ता का वर्णन करता है। धवल धार हार गले, धवल सफेद, धार जलधार, हार मतलब माला और गले यानी कि गर्दन में। इसका अर्थ क्या है दोस्तों? इसका अर्थ है कि गंगा की सफेद और निर्मल जलधारा जो है ये भारत माता के गले में पड़ी सुंदर माला जैसी दिखाई देती है। भाव में क्या लिख सकते हो कि कवि गंगा को भारत माता का आभूषण मानते हैं। वह गंगा की सुंदरता और महत्व को यहाँ पर दर्शा रहे हैं। मुकुट शुभ्र हिम तुषार, मुकुट, मुकुट का मतलब क्या होता है? मुकुट, ताज जो सिर पे पहना जाता है। शुभ्र सफेद, हिम यानी बर्फ, और तुषार का मतलब क्या होता है दोस्तों? हिमकण। क्या होता है? हिमकण। तो इस पंक्ति का अर्थ यहाँ पर क्या है कि हिमालय की बर्फ से ढकी हुई जो सफेद चोटियाँ हैं ये भारत माता के सिर पर सजे मुकुट के समान प्रतीत होती हैं। जैसे मुकुट राजा की शोभा बढ़ाता है, वैसे ही हिमालय भारत की शोभा बढ़ाता है। भाव क्या होगा दोस्तों इसका कि कवि हिमालय की जो भव्यता है, ऊंचाई है और जो गौरव है उसका वर्णन करते हैं। हिमालय भारत की शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक है। प्राण, प्रणव, ओमकार, प्राण मतलब क्या होता है? जीवन, ठीक है ना। और ओमकार, ओमकार यानी कि ओम की ध्वनि। अर्थ क्या हुआ दोस्तों यहाँ पर? भारत की आत्मा और जीवन में ओमकार की पवित्र ध्वनि बसी हुई है। यह ध्वनि भारत की आध्यात्मिक परंपरा और धार्मिक चेतना का प्रतीक है। भाव क्या लिख सकते हो दोस्तों? कवि भारत को आध्यात्मिक ज्ञान और धर्म की भूमि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। भारत की पहचान केवल प्रकृति से ही नहीं दोस्तों, बल्कि उसकी आध्यात्मिक संस्कृति जो है ना उससे भी होती है। ध्वनित दिशाएं उदार,
ध्वनित, ध्वनित का मतलब क्या है? गूंजती हुई। दिशाएं यानी कि चारों जो दिशाएं हैं ना वो, और उदार यानी कि विशाल। अर्थ क्या है? चारों दिशाओं में ओमकार की जो ये पवित्र ध्वनि है ये गूंज रही है। ठीक है, भारत का जो आध्यात्मिक ये संदेश है ये दूर दूर तक फैला हुआ है। इसका भाव क्या है? भारत कवि जो हैं वो क्या कह रहे हैं कि भारत की जो संस्कृति है और आध्यात्मिकता है ये बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है। ठीक है, इसका जो प्रभाव है वो हमें बहुत ही फैला हुआ नज़र आता है। इसके अलावा भारत का जो ये संदेश है आध्यात्मिकता का, ये केवल देश तक ही नहीं सीमित है बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचा है। सतमुख सतरव मुख रे। सतमुख सैकड़ों मुख, सतरव सैकड़ों स्वर, मुखरे गूंजते हैं। अर्थ क्या है? अनेक लोग अलग अलग भाषाओं और स्वरों में भारत माता की महिमा का गुणगान करते हैं। चारों ओर उनकी प्रशंसा की ध्वनि सुनाई देती है। भाव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भाव आप लिख सकते हो कि इन अंतिम पंक्तियों में कवि भारत की विविधता में एकता को दर्शाते हैं। अनेक भाषाओं, संस्कृतियों और परंपराएं होते हुए भी पूरा देश भारत माता के प्रति सम्मान और प्रेम से भरा हुआ है। चलिए दोस्तों, एक बार मैं इस पूरी कविता का जो भाव है ना उसको एक साथ आपको बता देता हूँ। कवि ने भारत माता को एक दिव्य देवी के रूप में इस कविता में चित्रित किया है। समुद्र उनके चरण धोता है, वन और लताएं उनके वस्त्र हैं, गंगा उनके गले का हार हैं और हिमालय उनका मुकुट हैं। कविता में भारत की जो प्राकृतिक सुंदरता है, कृषि संपन्नता, आध्यात्मिक संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव और जो देशभक्ति है इसका बहुत ही सुंदर वर्णन दोस्तों देखने को मिलता है। कविता में भारत की प्राकृतिक सुंदरता, कृषि संपन्नता, आध्यात्मिक संस्कृति, राष्ट्रीय गौरव और देशभक्ति का सुंदर वर्णन किया गया है। यह कविता हमें अपने देश से प्रेम करने और उसकी महानता पर गर्व करने की प्रेरणा देती है। चलिए दोस्तों, अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। तो पहले इसमें दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। इसमें क्या होता है? आपका प्रश्न दिया होता है, फिर उत्तर के लिए विकल्प दिए होते हैं। जो विकल्प सही है उसको आपको चुनना होता है। भारती जय विजय करे कविता में विशेष रूप से। तो ये जो कविता है इसमें विशेष रूप से क्या किया गया है? भारत की भौगोलिक संरचना की नहीं, ये नहीं होगा दोस्तों। भारत की सांस्कृतिक विविधता बताई गई है, ये नहीं होगा। भारत के ज्ञान, प्रकृति और संपन्नता की प्रशंसा की गई है, ये दोस्तों सही है। ठीक है ना, ये दोस्तों सही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। कनक सस्य कमल धरे पंक्ति का भावार्थ है। तो ये जो पंक्ति है कनक सस्य कमल धरे, इसका भावार्थ क्या है? पहले इसमें दिया है भारत की धन धान्य संपन्नता। दूसरा इसमें है भारत की नदियों का सौंदर्य। तीसरा है भारत के लोक जीवन की सुंदरता। और चौथा है भारत की सैन्य शक्ति और औद्योगिक विकास। तो दोस्तों इसमें जो पहला वाला है ना ये सही है। ठीक है, भारत की धन धान्य संपन्नता। आगे बढ़ते हैं। समस्त विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्ति है। तो पूरे संसार में भारत का जो महत्व है उसका उद्घोष करने वाली पंक्ति कौन सी है? पहला इसमें दिया है गंगा ज्योतिर्जल कण धवल धार हार गले। नहीं दोस्तों, ये तो नहीं होगा। ठीक है ना, ये नहीं होगा। चलिए अगली पंक्ति को देखते हैं। इसमें क्या दी है? गर्जी तरमी सागर जल धोती सूची चरण युगल। नहीं दोस्तों, ये भी नहीं है। भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धर, ये भी नहीं होगा।
ये है दोस्तों, ठीक है। ध्वनित दिशाएं उदार, सतमुख सतरव मुखरे। ये जो पंक्ति है ये विश्व में भारत के महत्व का उद्घोष करने वाली पंक्ति है। अगला इसमें क्या है, कविता की भाषा और शैली किस विशेषता से संपन्न है। तो कविता की जो भाषा है और जो शैली है ये किस विशेषता से संपन्न है। तो पहले इसमें ऑप्शन दिया है सरल बोलचाल की भाषा, दूसरी है इसमें संस्कृत निष्ठ और समास युक्त। दोस्तों ये है, क्योंकि इसमें हमको संस्कृत के शब्द देखने को मिले हैं और समास युक्त मतलब समास भी खूब देखने को मिले हैं। पांचवा है इसमें भारत के वस्त्रों में तरु तण वन लता और गले में गंगा धारा को चित्रित कर कवि किस प्रकार की चेतना का संदेश देते हैं। तो पहला इसमें विकल्प है पर्यावरणीय और सांस्कृतिक। तो दोस्तों यही वाला सही भी है, ठीक है ना, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक यही आपका सही भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्थ और भाव, नीचे दी गई पंक्तियों का अर्थ समझते हुए इनका भाव स्पष्ट कीजिए। तो ये जो पंक्ति दे रखी हुई है इनका अर्थ समझते हुए आपको भाव को स्पष्ट करना होगा। तो चलिए दोस्तों करना शुरू करते हैं। लंका पद तल सतदल गर्जी तोर्मी सागर जल धोती सुचि चरण युगल। अर्थ क्या है इन तीनों का, इनका अर्थ ये है कि भारत माता के चरणों के नीचे कमल के समान लंका स्थित है और समंदर की जो गर्जना करती हुई लहरें हैं वो उनके पवित्र चरणों को, किसके चरणों को, गंगा माता के पवित्र चरणों को धो रही हैं। ठीक है, आप इसका भाव क्या लिख सकते हो, कवि भारत की भौगोलिक विशालता, महिमा और पवित्रता का वर्णन करता है। समुद्र भी भारत माता के चरण धोकर उनकी स्तुति करता है। ख क्या है, ख है प्राण प्रणव ओमकार ध्वनित दिशाएं उदार सतमुख सतरव मुखरे। इसका अर्थ क्या है, पहले तो इसका अर्थ जो है वो ये हो जाएगा कि भारत की आत्मा में ओमकार की पवित्र ध्वनि बसी हुई है, चारों दिशाएं उस ध्वनि से गूंज रही हैं और अनेक स्वर उनका गुणगान कर रहे हैं। इसके भाव में क्या लिख सकते हो, इसके भाव में लिख सकते हो कि कवि भारत की जो आध्यात्मिक महानता है और जो सांस्कृतिक समृद्धि है उसका यहाँ पर क्या कर रहे हैं, चित्रण कर रहे हैं। ठीक है ना। इसके अलावा भारत की जो महत्ता है, विश्व में भारत की जो महत्ता है ये उसका भी वर्णन कर रहे हैं। चलिए, मेरी समझ मेरे विचार, नीचे दिए गए प्रश्नों पर कक्षा में चर्चा कीजिए और उत्तर लिखिए। तो नीचे प्रश्न दिए हैं दोस्तों, उस पर चर्चा करनी होगी और उत्तर लिखने होंगे। तो चलिए करना शुरू करते हैं। तो पहला दोस्तों इसमें प्रश्न है, कविता में कवि की किस भावना की अभिव्यक्ति मिलती है। तो कविता के अंदर कवि की कौन सी भावना की अभिव्यक्ति मिल रही है दोस्तों, तो उत्तर हो जाएगा कविता में कवि की देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम तथा भारत की प्राकृतिक और सांस्कृतिक महिमा के प्रति श्रद्धा की भावना व्यक्त होती है या व्यक्त हुई है। दूसरा प्रश्न क्या है, कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है। क्या आप मानते हैं कि प्रकृति का संरक्षण करना भी देश प्रेम का काम है, क्यों। तो देखो दोस्तों, कवि ने हिमालय के मुकुट, गंगा को हार और वनलताओं को भारत माता का वस्त्र बताकर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। पहले प्रश्न ये पूछना था ना कि कविता में बताओ भारत की जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया। तो भाई ऐसे किया गया है कि कवि ने हिमालय को मुकुट, गंगा को हार और वनलताओं को भारत माता का वस्त्र बताते हुए जो प्राकृतिक सौंदर्य है ना उसका वर्णन किया है।
आगे इसमें प्रश्न था कि क्या आप मानते हो कि प्रकृति का संरक्षण करना देश प्रेम का काम है? तो हाँ दोस्तों, प्रकृति का संरक्षण करना देश प्रेम है, क्योंकि प्रकृति देश की अमूल्य धरोहर है और इसके संरक्षण से आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित रहता है। तीसरा इसमें प्रश्न क्या है? कनक सस्य कमल धरे प्रकृति पंक्ति भारत भूमि की किन किन विशेषताओं की ओर संकेत कर रही है? तो दोस्तों, ये जो पंक्ति है कनक सस्य कमल धरे, ये पंक्ति भारत की जो भूमि है, भारत की जो जमीन है, उनकी किस किस विशेषताओं की ओर संकेत करती है? तो दोस्तों, ये पंक्ति भारत की कृषि संपन्नता और जो उपजाऊ भूमि है, प्राकृतिक सौंदर्य और समृद्धि है, उसकी ओर संकेत करती है। चौथा प्रश्न क्या है? मुकुट शुभ्र हिम तुषार पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है, क्यों? ये जो पंक्ति है मुकुट शुभ्र हिम तुषार, इस पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट बताया गया है। क्यों बताया गया है दोस्तों, ये आपको बताना होगा। तो देखिए, हिमालय भारत के उत्तर में स्थित होकर भारत की क्या करता है? रक्षा करता है, ठीक है। और कविता में भारत माता को कैसे दिखाया गया? ऐसे दिखाया गया कि लंका की तरफ यानी नीचे की तरफ उनके पैर हैं, तो सीधी सी बात है ऊपर की तरफ क्या होंगे? उनके सिर होंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा हिमालय जो होता है बहुत ही ऊंचा है, भव्य है, बहुत ही उसका सौंदर्य बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि किसी मुकुट का होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो ये हिमालय है, इसको भारत के मुकुट के समान बताया गया है। विधा से संवाद, कविता का सौंदर्य। नीचे दी गई पंक्तियों को पढ़िए। नीचे जो पंक्ति दी हैं इनको पढ़ो। क्या है? भारती जय विजय करे कनक सस्य कमल धरे। इन पंक्तियों में कवि ने चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हुए भारत भूमि का मनोरम चित्र प्रस्तुत किया है। इस कविता की कुछ अन्य विशेषताओं की सूची नीचे दी गई है। कविता में से उन विशेषताओं वाली पंक्तियों को ढूंढकर लिखिए। तो दोस्तों, नीचे कुछ विशेषताएं दी हैं, आपको कविता से उन पंक्तियों को ढूंढ के यहाँ पे लिखना होगा जहाँ पे ये विशेषताएं मिले। जिसकी पहली विशेषता इसमें दी है प्रकृति का मानवीयकरण। तो प्रकृति का मानवीयकरण किन पंक्तियों में देखने को मिला है? या कोई ऐसी पंक्ति लिख दो जिसमें प्रकृति का मानवीयकरण हो। तो इसमें आप लिख सकते हो धोता सुचि चरण युगल। धोता सुचि चरण युगल का मतलब क्या है? कि उनके दोनों पैरों को धोता है। दोनों पैर किसके होते हैं? इंसान के होते हैं। तो हो गया मानवीकरण। तो यहाँ पे ये पंक्ति आ जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलंकारिक प्रयोग। तो अलंकारिक प्रयोग में लिख सकते हो आप मुकुट शुभ्र हिम तुषार, ठीक है, या फिर धवल धार हार गल, दोनों में से कोई भी एक लिख देना, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है? समासिक पद का प्रयोग। तो समासिक पद में क्या लिख सकते हो? आप लिख सकते हो कनक सस्य चरण युगल सागर जल हिम तुषार, इनको लिख सकते हो। और आखिरी क्या है? संस्कृत निष्ठ भाषा प्रयोग। तो संस्कृत निष्ठ मतलब ऐसी भाषा जिसमें संस्कृत का इस्तेमाल हो। तो प्राण प्रणव ओमकार या ध्वनित दिशाएं उदार, ठीक है, इनका यहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए, विषयों से संवाद। पहला इसमें प्रश्न क्या है? स्वतंत्रता पूर्व लिखी इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति का प्रतीक परिचायक के रूप में प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान संदर्भ में यदि आपको भारत को एक नए रूप से प्रस्तुत करने का अवसर मिले तो आप किन विशेषताओं और विविधताओं को सम्मिलित करेंगे? तो देखिए दोस्तों, प्रश्न क्या कह रहा है कि ये जो कविता है ये स्वतंत्रता से पहले लिखी गई है और इस कविता में भारत को ज्ञान, कृषि और संस्कृति का प्रतीक के रूप में बताया गया है। अगर आपको मौका मिलता है अभी के हिसाब से, अभी यानी वर्तमान समय के हिसाब से भारत को एक नए रूप में प्रस्तुत करने का अगर आपको मौका मिलता है तो आप
भारत को कैसे प्रस्तुत करोगे, ठीक है, भारत की कौन सी विशेषताएं और विविधताओं को आप इसमें बताओगे। तो देखो इसमें आप लिख सकते हो कि मैं भारत को वैज्ञानिक प्रगति, अंतरिक्ष अनुसंधान, देखिए आपको अभी के लिए जब आप भारत को प्रस्तुत करोगे ना, तो जो अभी की चीज़ें हैं उनको दिमाग में रख के आपको प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। तो इसमें आप ऐसे लिखोगे कि मैं भारत को वैज्ञानिक प्रगति, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल तकनीक, लोकतंत्र, सांस्कृतिक विविधता, योग, पर्यावरण संरक्षण और एकता में अनेकता को शामिल करूंगा, ठीक है ना। ऐसे उत्तर लिखोगे आप। दूसरा प्रश्न है, सतमुख सत्तरव मुखरे पंक्ति में भारत के विविध पर्व, उत्सव और रीति रिवाज किस प्रकार एक भारत श्रेष्ठ भारत की संकल्पना को साकार करते हैं। तो प्रश्न क्या पूछ रहा है दोस्तों कि ये जो पंक्ति है सतमुख सत्तरव मुखरे पंक्ति में भारत के जो विविध यानी कि जो अलग अलग पर्व हैं, जो अलग अलग उत्सव हैं, जो ये इतने सारे अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज हैं, ये कैसे एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो सपना है इसको ये कैसे साकार करते हैं। तो देखो दोस्तों, भारत विभिन्न धर्म, भाषाओं और संस्कृतियों का देश है, ठीक है। यहाँ पे लोग अलग अलग अपने अपने त्योहारों को मनाते हैं। कुल मिला के बात ये कि भारत में बहुत ज़्यादा विविधता है, लेकिन अगर आपको लगता है कि ये विविधता भारत को तोड़ती है तो आप गलत हो। ये विविधता भारत को जोड़ती है और राष्ट्रीय एकता को मजबूत बनाती है। तीसरा इसमें प्रश्न क्या है, भारत को सुदृढ़ करने में इसकी प्रकृति, संस्कृति और ज्ञान परंपरा के महत्व को बताते हुए संक्षिप्त लेख लिखिए। प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारत को सुदृढ़ करने में इसकी जो प्रकृति है, संस्कृति है और यहाँ की जो ज्ञान परंपरा है इसका क्या महत्व है, ये बताते हुए आपको संक्षिप्त में यानी कि छोटे में छोटा सा एक लेख लिखना होगा, ठीक है ना। तो एक इसमें क्या लिख सकते हो, इसमें आप ये लिख सकते हो कि भारत की प्रकृति हमें संसाधन प्रदान करती है, इसकी संस्कृति हमें नैतिक मूल्य सिखाती है तथा ज्ञान परंपरा विश्व को मार्गदर्शन देती है, ठीक है। हमारे देश को मार्गदर्शन देती है, विश्व को मार्गदर्शन देती है। ये तीनों मिलकर भारत को मजबूत बनाते हैं, ठीक है ना। यही लिखना था, हो गया काम खत्म। चलिए चौथे पर चलते हैं। कविता में गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार एक एवं हिमालय को मुकुट के रूप में अभिव्यक्त किया गया है। वर्तमान संदर्भ में बताइए कि बढ़ते प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन ने हमारी नदियों और हिमालयों को किस प्रकार प्रभावित किया है। तो कविता के अंदर गंगा को भारत के स्वच्छ और श्वेत हार के रूप में और हिमालय को मुकुट के रूप में दर्शाया गया है, दिखाया गया है। लेकिन वर्तमान समय में जो बढ़ता हुआ प्रदूषण है ये कैसे इन पर मतलब ये प्रदूषण का कैसा क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको बताना होगा, ठीक है। नदियों पर, हमारे पर्वत पर प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये आपको बताना होगा। तो देखो दोस्तों, प्रदूषण से नदियाँ जो हैं ये गंदी हो रही हैं। जलवायु जो है ये जलवायु में परिवर्तन आ रहा है, जिसकी वजह से हिमालय में जो ग्लेशियर मौजूद है ना वो पिघल रहे हैं, वो बहुत ही तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे जल संकट और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा और भी ज़्यादा बढ़ गया है। विविध रंग भारत के, आप अपने कक्षा समूह में मिलकर भारत की सांस्कृतिक विविधता पर आधारित एक पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर, चार्ट, कोलाज तैयार कीजिए और इसे अपनी कक्षा में दिखाइए। आप भारत के विभिन्न राज्यों पर केंद्रित पावर पॉइंट प्रस्तुति, पोस्टर, चार्ट, कोलाज भी बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करनी होगी, ठीक है ना, भारत की जो सांस्कृतिक विविधता है ना उस पर आधारित, ठीक है। तो कर लेना भाई क्लास में बच्चे लोग मिलकर। चलिए आगे है इसमें सृजन, क्या है, मान लीजिए आपको कहाँ पे, हाँ, मान लीजिए कि आपको भारत
को एक मनुष्य के रूप में कल्पित करते हुए सुसज्जित करने का अवसर मिले तो आप अपने राज्य की किन संस्कृति पारंपरिक वेशभूषा आभूषण चिन्हों पुष्पों आदि का प्रयोग कर उसे उसकी साज सज्जा करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं, मान लो भारत को मनुष्य के रूप में सजाने का आपको एक मौका मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप जिस राज्य में रहते हो उस राज्य की सांस्कृतिक पारंपरिक वेशभूषा आभूषण चिन्हों फूलों किसका इस्तेमाल करते हुए आप उसको सजाओगे, ठीक है। तो देखिए, इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आपके राज्य के हिसाब से अलग अलग हो सकता है, तो सभी लोग अपने हिसाब से इसका जो उत्तर है ना वो देना। दूसरा प्रश्न है, भारत पर आधारित एक डाक टिकट पोस्टर या पुस्तक के लिए आवरण पृष्ठ बनाइए और बताइए कि आप उसमें किन किन प्रतीकों को सम्मिलित करेंगे और क्यों। क्या कह रहे हैं, भारत पर आधारित डाक टिकट पोस्टर या पुस्तक का जो आवरण पृष्ठ क्या कहते हैं, जो आगे का पन्ना नहीं होता, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कवर पेज। तो कह रहे इसमें आपको उसको बनाना होगा और बताना होगा कि उसमें आप किन किन प्रतीकों को शामिल करेंगे और क्यों, ठीक है। तो ये आपको करना है। तो देखो दोस्तों, अगर प्रतीकों की बात करें तो इसमें आप तिरंगे को शामिल कर सकते हो, अशोक चक्र को कर सकते हो, हिमालय, गंगा, बाघ, मोर, इंडिया गेट, रेड फोर्ट, ताजमहल, चंद्रयान, किसी को भी आप जिसको आपको लगता है उसको आप इसमें सम्मिलित कर सकते हो। और क्यों करोगे, इसलिए करोगे कि क्योंकि ये जो है ना, ये भारत की एकता, सांस्कृतिक शक्ति और प्रगति का प्रतीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, तीसरे पे आते। क्या है, नदी की यात्रा। गंगा नदी की अपने उद्गम से लेकर बंगाल की खाड़ी में विलीन होने तक की पूरी यात्रा के बीच में आने वाली प्राकृतिक सांस्कृतिक भाषिक आदि विशेषताओं का वर्णन करते हुए एक रोचक यात्रा वृत्तांत लिखिए। तो दोस्तों, अब यहाँ पे आपको एक यात्रा वृत्तांत लिखना होगा। गंगा नदी जहाँ से शुरू होती है वहाँ से लेके जब ये बंगाल की खाड़ी में जो समंदर है वहाँ पर मिलती हैं, तो आपको इनके बीच में ये जिन जगहों से होकर गुजरी हैं उन जगहों की जो प्रकृति है, सांस्कृतिक है, भाषिक और जो कई सारी और भी विशेषताएं हैं उनका वर्णन करते हुए आपको एक यात्रा वृत्तांत लिखना है, ठीक है। तो यात्रा वृत्तांत की शुरुआत आप कैसे कर सकते हो, इस प्रकार से कर सकते हो कि ऐसे लिख दो कि ठंडे ठंडे हिमनद से मेरी शुरुआत हुई, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि ठंडे ठंडे या सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए गंगोत्री हिमनद से मेरी शुरुआत हुई, फिर मैं वहाँ से आगे हिमालय की सुंदर घाटियों से होते हुए आगे ऋषिकेश, हरिद्वार, प्रयागराज और वाराणसी से होते हुए आगे मैं गई। यहाँ पर मुझे माता के रूप में पूजा गया। इसके अलावा और भी कई सारी चीज़ें आप इसमें लिख सकते हो, जैसे कि लोग नाव के साथ में यहाँ पर सफ़र करते हैं, ऊंचे ऊंचे घाट बने हुए हैं, घाटों के किनारे मंदिर बने हुए हैं। और फिर इसके आगे ये भी लिख सकते हो कि मेरा जो मतलब गंगा का जो पानी है ये खेतों को सींचता है, ठीक है। वहाँ पर मतलब कैसे वहाँ की मिट्टी है, कैसा क्या है, ये सब इसमें आप लिख सकते हो। अच्छा, भाषाओं के बारे में भी लिखना है तो भाषा भी लिख सकते हो कि कहाँ पे क्या भाषा बोली जाती है, ठीक है। ऐसा करके आपको लिखना है, बहुत बड़ा नहीं, शॉर्ट लिखना है, बहुत छोटा सा लिखना है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। एक काम करूँगा, मैं सैंपल के रूप में ना यहाँ पे छोटा सा एक लगा दूंगा। भाषा से संवाद, व्याकरण की बात, बहुभाषी देश हमारा। भारत की एक विशेषता उसकी बहुभाषिता है। भारत की एक विशेषता क्या है दोस्तों, इसकी बहुभाषिता, मतलब भारत में बहुत सारी भाषाओं का इस्तेमाल किया जाता है, ये भी भारत की एक विशेषता है। यदि आपको एक सचेत नागरिक के रूप में भारत से अपनी मातृभाषा में संवाद करने का अवसर मिले तो आप किन विषयों पर और क्या क्या संवाद करना चाहोगे। अगर आपको मौका मिलता है भारत के साथ संवाद करने का अपनी मातृभाषा में, तो आप किन विषयों पर और क्या क्या संवाद करना चाहोगे। इन संवादों को अपनी मातृभाषा और हिंदी में लिखिए। ये जो संवाद है ना, इसको आपको अपनी मातृभाषा और हिंदी दोनों में लिखना होगा, ठीक है ना।
तो यहाँ पे संकेत मतलब कुछ हिंट दिए हुए हैं जो कि है समाज, पर्यावरण, संस्कृति आदि। इन पर बात कर सकते हो या आप किसी और विषय पर भी बात कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, चलिए मातृभाषा और भाव। अच्छा, ऊपर ना आपको संवाद जो है वो खुद से ही लिखना होगा। ठीक है, खुद से ना कुछ संवाद बना के लिखो। मातृभाषा और भाव। सत्व कर बहुअर्थ भरे। उपयुक्त पंक्ति में भारत की प्रशंसा विविध अर्थों में की गई है। आप भी अपनी मातृभाषा में भारत की स्तुति करने के लिए एक कविता की रचना कीजिए और उसका भावार्थ हिंदी में लिखिए। तो दोस्तों इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको आपकी जो मातृभाषा है उसमें आपको भारत की स्तुति करते हुए एक छोटी सी कविता लिखनी होगी, साथ ही में उसका भावार्थ लिखना होगा। तो छोटी सी कविता लिख सकते हो उसमें ऐसे करके आप कि भारत माँ तू महान है, ज्ञान विज्ञान की शान है, गंगा यमुना का पावन जल तेरी महिमा रहे अटल, ऐसे करके आप लिख सकते हो। ठीक है, अच्छा भावार्थ की बात करो तो उसका भावार्थ क्या हो जाएगा कि इस कविता में भारत की महानता, ज्ञान विज्ञान की प्रकृति तथा पवित्र नदियों की महिमा का वर्णन किया गया है। समास समास समस्त पद एवं विग्रह। कनक सस्य कमल धरे। उपयुक्त पंक्ति में कनक सस्य का अर्थ है कनक के समान सस्य, सोने जैसी फसलें, और कमल धरे का अर्थ है हे कमल को धारण करने वाली। ये शब्द समास शब्द कहलाते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पर समास शब्द दिए हुए हैं। ठीक है, इस पंक्ति में जो कनक सस्य आया है इसका मतलब क्या होता है, कनक के समान सस्य यानी सोने जैसी फसलें, और कमल धरे मतलब कमल को धारण करने वाली, हे कमल को धारण करने वाली, ये शब्द क्या है, समास शब्द कहलाते हैं। कनक सस्य और कमल धरा समस्त पद और समासिक पद हैं। कमल धरे संबोधित शब्द है। इसमें क्या कह रहे हैं, समास का अर्थ है संक्षेप। समास का अर्थ क्या होता है, संक्षेप। संक्षेप यानी किसी भी चीज को छोटा करके बताना। ठीक है ना, किसी को भी कैसा छोटा करके बताना। समास में दो या अनेक शब्दों के मेल से एक नया शब्द की रचना होती है। तो समास के अंदर दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मेल से नया शब्द बनाया जाता है, उसकी रचना होती है। समास रचना में प्रायः दो पद शब्द होते हैं। इसमें दो पद होते हैं, पहला पद पूर्व पद होता है, दूसरा पद उत्तर पद होता है। समास रचना से बने शब्दों को समस्त पद कहते हैं। यदि समास रचना से बने शब्द समस्त पद के अंग अलग अलग करने हों तो उस प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। आपने क्या लिखूं निबंध के अभ्यास में समास और समासिक पदों के बारे में विस्तार से जाना है। कविता में से चुनकर कुछ समासिक पद नीचे दिए गए हैं, उनके समास विग्रह अपनी लेखन पुस्तिका में कीजिए। तो दोस्तों नीचे कुछ समास पद दिए हुए हैं, आपको क्या करना होगा, इनका विग्रह करना होगा, समासिक पदों का विग्रह करना होगा, मतलब इनको तोड़ना होगा। तो चलो कर लेते हैं। तो पहला इसमें पद दिया हुआ है दोस्तों सतदल। तो सतदल मतलब क्या होता है, सतदल 100 दलों वाला कमल। ठीक है ना। आगे इसमें है ज्योतिर्जल, ज्योति के समान जल। फिर है सतमुख, 100 मुखों वाला, और सागर जल मतलब क्या है, सागर का जल। अलंकार समझ और प्रयोग। सतमुख 17 मुखरे। उपयुक्त पंक्ति में सतमुख और 17 में सवर्ण की पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए यह अनुप्रास अलंकार है। तो दोस्तों यहाँ पे अनुप्रास अलंकार दिया है, क्या है, सतमुख 17। इसमें शुरुआत में क्या आ रहा है, स वर्ण आ रहा है, क्या है, स वर्ण आ रहा है। ठीक है ना, और इसी वजह से ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। ठीक। मुकुट शुभ्र हिम तुषार। उपयुक्त पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया है। वास्तव में हिमालय मुकुट नहीं है। इस पंक्ति में हिमालय को भारत का मुकुट कहा गया। वैसे अगर हम देखें तो वास्तव की बात करें तो हिमालय वास्तव में मुकुट तो है नहीं, वो तो भाई पर्वत है, लेकिन कवि ने कल्पना के बल पर उसे मुकुट का रूप दे दिया है। लेकिन कवि ने कल्पना का इस्तेमाल करते उसको मुकुट का रूप दे दिया है।
इससे भारत की छवि भव्य और दिव्य बन जाती है। इससे भारत की जो छवि है ना दोस्तों, ये और भी भव्य और भी दिव्य बन रही है। यहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में उपमान का अभेद स्थापित कर दिया गया है, इसीलिए यह रूपक अलंकार है। तो देखो यहाँ पर गुण में इतनी ज़्यादा समानता है, मतलब जो गुण हैं ये दोनों मुकुट और हिमालय, इनके जो गुण थे इनमें काफ़ी समानता थी, जिसकी वजह से उपमेय में उपमान जो है उसको मतलब अलग अलग नहीं दिखाया गया, एक ही में दिखा दिया गया है। ठीक है, और इसीलिए ये क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। रोहदास के पद पाठ में आपने अलंकार के विषय में विस्तार से जाना समझा। रोहदास के पद जो पाठ है इसमें अलंकार के बारे में दोस्तों आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से जाना था। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जो नीचे दिए हुए प्रश्न है ना इनके उत्तर दो। क है, कविता में जहाँ जहाँ अनुप्रास अलंकार आया है उन पंक्तियों को खोज कर लिखिए। तो कविता में जहाँ जहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार आया है उसको खोज कर लिखना होगा। अच्छा, अनुप्रास अलंकार आपको पता है, जो वर्ण होता है वो हमारा क्या होता है, बार बार आता है। ठीक है, एक वर्ण बार बार आता है। तो इसमें आप लिख सकते हो पंक्ति, क्या बोलते हैं वो, तरु तर्ण। ठीक है, तो तरु तर्ण वन लता वसन, इसमें त बार बार आ रहा है, इस पंक्ति को लिख सकते हो। इसके अलावा सतमुख सतरव, इसमें स आ रहा है, इस पंक्ति को लिख सकते हो। और धवलधार इस पंक्ति को चाहो तो आप लिख सकते हो। ख इसमें क्या है, कविता की उन पंक्तियों को खोजिए जहां रूपक अलंकार है। तो कविता में अब उन पंक्तियों को खोजना होगा जहां पे क्या हो, रूपक अलंकार हो। साथ ही ये भी बताइए कि कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य या वस्तु को भारत का रूप मानकर चित्रित किया है। साथ में ये भी बताना होगा कि जो कवि है उन्होंने किस प्राकृतिक दृश्य या वस्तु को भारत का रूप मानकर चित्रित करा है। तो यहाँ पर देखो दोस्तों, रूपक अलंकार, पहले तो रूपक अलंकार आपको मैं बता चुका हूँ। उसमें क्या होता है कि रूपक अलंकार में उपमेय और उपमान को एक ही मान लिया जाता है। उपमेय किसको बोलते हैं, जिसकी समानता की जाए, उपमान जिससे समानता की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर पंक्तियाँ आप ले सकते हो, जिसकी धवलधार वाली ले सकते हो, धवलधार हार गले। तो देखो यहाँ पे जो गंगा की सफ़ेद धारा है, ठीक है ना, उसको भारत माता के गले में पड़े हुए हार ये माना गया है। ठीक है, ऐसे ही लंका पदतल सदतल। तो यहाँ पर देखो दोस्तों कि जो लंका जो कि भारत के नीचे पड़ता है उसको क्या माना गया है कि भाई वो भारत के चरण पे पड़ता है। हालांकि वो दक्षिण दिशा में पड़ता है, मतलब नीचे की तरफ पड़ता है, लेकिन कैसे दिखाया गया कि वो भारत के चरणों पर पड़ता है। ठीक है, और उसको कमल के रूप में दिखाया गया है। उसको कैसे, कमल के रूप में दिखाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रूपक अलंकार ही है। इसके अलावा और तरु तर्ण वन लता वसन, ये पंक्ति भी यहाँ पर आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर देखो जो भारत की जो हरियाली है, जैसे कि पेड़ हो गया, पत्ती हो गया, जंगल हो गया, लताएं हो गई, इन सबको भारत माता का वस्त्र माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, वस्त्र माना जा रहा है, उसके रूप में दिखाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये सब क्या है, रूपक अलंकार ही है। तो इसमें बहुत सारे रूपक अलंकार हैं, यहाँ मैंने 3 दे दिए, आप चाहो तो और खोज के खुद से लिख सकते हो। चलो, गतिविधियाँ, मिलकर लें शपथ। इसमें क्या है, तरु तर्ण वन लता वसन, अंचल में संचित सुमन, वन लता पुष्प आदि भारत के अनमोल प्राकृतिक संसाधन हैं। इनके संरक्षण के लिए सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों के बारे में सूचना एकत्र कीजिए और वन संरक्षण के लिए बनाए गए नियमों पर विचार कीजिए। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं कि जो जंगल हैं, लताएं हैं, फूल हैं, ये भारत के बहुत ही अनमोल प्राकृतिक संसाधन हैं। इनको बचाने के लिए सरकार के द्वारा कई नियमों को बनाया गया है, उसको आपको इकट्ठा करना होगा, उनकी जानकारी को आपको इकट्ठा करना होगा। इसके अलावा वन संरक्षण के लिए जो बनाए गए नियम है ना, उन पर भी दोस्तों आपको विचार करना होगा। भाषा संगम, तो दोस्तों आज यहाँ पे शब्द लिया गया है सस्य, मतलब क्या होता है, उपज। तो आज देखेंगे जो उपज शब्द है इसको अलग अलग भाषाओं में कैसे पढ़ा जाता है। तो हिंदी में क्या बोलते हैं, पैदावार, फसल।
संस्कृत में होता है सस्यम, पंजाबी में होता है उपज या पैदावार, उर्दू में भी पैदावार ही है, कश्मीरी में है क्या पांदवार, सिंधी में है उपज या पैदावार, मराठी में इसको पीक बोलते हैं, गुजराती में उपज या पैदाश है, कोंकणी में भी पिंक पिंक है, पिंक नहीं पिंक है, ठीक है। नेपाली में उपज है और ये उपजा बाली है। बांग्ला में फसल और असमिया में इसको सस, खेती, फसल, कृषि जात वस्तु ये सब बोला जा रहा है, ठीक है। अच्छा, मणिपुरी भाषा में इसको क्या बोला जा रहा है? महे, मरोठ, थाबा, पाउत थोक, हाँ पाउत थोक, ठीक है, ये है। चलिए, उड़िया में है फसल खेती, तेलुगु में है पंट, तमिल में है विव्वचल्लम, मलयालम में है विव्यू, हाँ विव्यू, और कन्नड़ में है आपका बेव फसलू, सॉरी अगर मैं इसको गलत बोल रहा हूँ, आई थिंक यही लिखा हुआ है। चलिए, इनके अतिरिक्त यदि आप सस्य शब्द को किसी और भाषा में भी जानते हैं तो उस भाषा को भी लिखो, ठीक है। तो देखो, जो शब्द है सस्य, इसको अगर आप किसी और भाषा में जानते हो ना तो वो भी लिख दो। तो यहाँ पे ना इंग्लिश के लिए वर्ड यूज होता है यील्ड। क्या यूज होता है? यील्ड, यील्ड, ठीक है दोस्तों, ये भी लिख सकते हो आप इसमें। उपयुक्त वाक्यों को अपनी मातृभाषा में भी लिखिए। तो दोस्तों, यहाँ पे नीचे एक लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करोगे तो कुछ वाक्य आएंगे, उसको अपनी मातृभाषा में आपको लिखना होगा। चलो झरोखों से। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के भांति मैथिली शरण गुप्त ने भी भारत का मनोरम और ओजस्वी गुणगान किया है। आइए नीचे उनकी चर्चित कविता जय जय भारत माता का एक अंश पढ़ते हैं। तो दोस्तों, नीचे जय जय भारत माता नाम की एक कविता दी है, जिनके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। उसका एक छोटा सा हिस्सा दिया हुआ है, आइए इसको पढ़ते हैं। जय जय भारत माता, तेरा बाहर भी घर जैसा रहा प्यार ही पाता। ऊंचा हिया हिमालय तेरा, उसमें कितना दर्द भरा, फिर भी आग दबाकर अपनी रखता है वह हमें हरा। सौ सोतों से फूट फूट कर पानी टूट आता, जय जय भारत माता। खोजबीन। देश प्रेम से संबंधित अन्य कविताएं पुस्तकालय, इंटरनेट से खोज कर पढ़िए और किसी एक कविता का कक्षा में वाचन भी कीजिए। देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं कि आपको देश प्रेम से जुड़ी हुई जो कविताएं हैं उनको पुस्तकालय या इंटरनेट से ढूंढ करके पढ़ना होगा और कक्षा में भी सुनाना होगा। आगे क्या है? इस कविता की तरह ही संस्कृत निष्ठ शब्दावली से युक्त निराला की अन्य कविता वर्दो, वीणा वादिनी वर्दो पुस्तकालय इंटरनेट से ढूंढकर पढ़िए। देखो क्या कह रहे हैं कि जैसे ये कविता है ना, वैसे ही संस्कृत निष्ठ शब्दावली वाली एक और निराला जी की कविता है जिसका नाम है वर्दो, वीणा वादनी वर्दो। इसको आपको पुस्तकालय या इंटरनेट से खोज करके पढ़ना होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो ये तो था ये पूरा का पूरा पाठ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे समझ में आ गया होगा, साथ ही में आपको इसको पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों एक छोटी सी विनती करना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट से आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब हम लोग मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।